प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ में मिड टर्म एग्जामिनेशन 2021-22 क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो पेपर हुआ था अभी, उसको मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। ये पेपर जो था ये 40 मार्क्स का पेपर था आपका, जिसमें आपको टाइम दिया था 90 मिनट। चलिए अपने पेपर को जो है हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। सेक्शन ए यानी खंड का, इसमें पहला क्वेश्चन था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका आंसर हो जाएगा जियो जोक रूसो। रूसो ने लिखी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस में किसके शासन को आतंक का युग कहा जाता था। तो आतंक का युग कहते थे रोबेस्पियर का युग जो था उसको आतंक का युग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस को किस वर्ष गणतंत्र घोषित किया गया। तो फ्रांस को 1792 में गणतंत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में चली आ रही राजनीतिक संस्था कौन सी थी। क्रांति से पहले जो 1789 में हुई थी, तो फ्रांस में राजनीतिक संस्था कौन सी थी, वो थी एस्टेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं अपना, निम्नलिखित में से इसे भारत का मानक हिमोत्तर माना जाता है। तो भारत का हिमोत्तर माना जाता है 42 डिग्री 30 मिनट को। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो कहलाता है। क्या कहलाता है, वो प्रायद्वीप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कहलाता है। तो पश्चिमी तटीय मैदान का जो दक्षिणी भाग है वो क्या कहलाता है, मालाबार तट। इसका आंसर मालाबार तट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाढ़ वाले नए तथा युवा निक्षेपों को कहा जाता है। तो बाढ़ वाले नए युवा निक्षेपों को क्या कहा जाता है, खादर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, खादर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं अपना, लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप जो हमारा आइलैंड है, द्वीप समूह है, वो कौन से महासागर में स्थित है, वो है अरब सागर में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों के बीच पाक जल संधि है। पाक जल संधि, नाम इसका पाक जल संधि है, पर ये किस किस के, पाकिस्तान के और भारत के बीच नहीं है, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैर कृषि क्रिया है। गैर कृषि यानी जो कृषि के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा, जो गैर कृषि क्रिया है, गैर बेटा इसमें नहीं पूछा है, नहीं। तो बड़े कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसमें नहीं पूछा है और नहीं कौन सा आंसर है, बीज बोना। दुकानदारी भी गैर कृषि क्रिया है, उद्योग भी, मत्स्य पालन भी, तो नहीं आंसर होएगा बीज बोना, क्योंकि ये कृषि क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पूंजी का उदाहरण है। यहाँ पर आपको स्थायी पूंजी का उदाहरण नहीं है बताना है, नहीं है। स्थायी पूंजी वो पूंजी होती है जिसका इस्तेमाल एक बार करने के बाद में वो काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे काम में आती है, और अस्थायी पूंजी वो होती है जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद में वो समाप्त हो जाती है। तो अस्थायी जो स्थायी पूंजी का उदाहरण नहीं है, देखो कच्चा माल हम यूज़ करते हैं वो समाप्त हो जाता है, बाकी सामान देखिए वो बचे रहेंगे यूज़ करने के बाद भी। तो यहाँ पर जो है स्थायी पूंजी का उदाहरण नहीं है, वो है कच्चा माल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव एक पूंजी है। तो मानव किस प्रकार की पूंजी है, इसमें ज्ञान और कौशल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हमें पता है विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है, उद्योग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उद्योग। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, संध्या अपने परिवार के लिए गमले में टमाटर उगाती है, उनका यह कार्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आएगा। तो ये जो कार्य है किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा हमारा गैर बाजारी क्रिया। जो संध्या है अपने परिवार के लिए गमले में टमाटर उगाती है, उनका ये कार्य किसके अंतर्गत आएगा, गैर बाजार क्रिया के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के सदस्य थे, भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे।
कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा संविधान सभा के हमारे सदस्य थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे डैश डैश की अभिव्यक्ति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो भारतीय संविधान है वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे आदर्शों की अभिव्यक्ति है कि हमारे आदर्श कैसे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही मिलान को हमें पहचानना है। सही मिलान क्या है? तो देखिए, जो बाइडेन लोकतांत्रिक शासक, जो बाइडेन है वो कहाँ के हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। वहाँ पर कहता है लोकतांत्रिक शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें करेक्ट बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र का समर्थन करता है? तो लोकतंत्र का समर्थन कौन सा कथन करता है? लोकतंत्र स्वतंत्रता एवं समानता को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही है, बढ़ावा देता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। टकरावों को सुलझाने के बेहतर अवसर प्रदान करता है, ये भी ठीक है, बेहतर अवसर प्रदान करता है। सरकारें लोगों के प्रति अधिक उत्तरदायी होती हैं, बिल्कुल सही है, लोकतंत्र में सरकारें लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कारण सही नहीं है, जो कि गलत जो है तर्क देता है, सही तर्क नहीं देता। पहला है, विपक्ष दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। दूसरा है, स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकते हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र में सभी को जो है बोलने का अधिकार है और विपक्ष को भी बोलने का अधिकार है। सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है। बिल्कुल, अगर सरकार जो है भुखमरी से सही नहीं निपटती है तो वो अगले चुनाव में हार सकती है। जनता सशस्त्र विद्रोह कर सकती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि जनता विद्रोह करने लग जाए। सशस्त्र विद्रोह जो है ये आपातकालीन स्थिति बना देती है। तो लोकतंत्र के लिए ये जो कारण है, ये वाला जो कारण है, ये इसका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की एक विशेषता है? आपको बताना है कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है। इसके अंदर तीन जो है दिए हुए हैं और एक उपरोक्त सभी है। इसमें पहला पढ़ते हैं, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। प्रमुख फैसले जो होते हैं निर्वाचित जो हमने नेता चुने हैं उनके हाथों में होते हैं, बिल्कुल सही है, फैसले हमारे नेता ही लेते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, बिल्कुल स्वतंत्र होता है, निष्पक्ष जो है चुनाव होते हैं। कानून का राज, कानून के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश 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 ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए गए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा? यह आंसर हो जाएगा एस्टोनिया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एस्टोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, वर्ष 2020 तक मैक्सिको की PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी चुनाव जीतने के लिए कौन कौन से अनुचित कदम उठाती थी? बिल्कुल, ये NCERT की किताब में सीधे सीधे लाइनें दी हुई है कि PRI जो संस्था थी मैक्सिको की, वो चुनाव जीतने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाती है, किस प्रकार से वो भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीतती है। पहला काम वो करती है यहाँ पर कि सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठक में हिस्सा लेना अनिवार्य था। जो भी सरकारी आदमी थे वो पार्टी की बैठकों में हिस्सा लेंगे। दूसरा, सरकारी स्कूल के अध्यापक अपने विद्यार्थियों के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। तीसरा, अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को बदल देना, यानी मतदान केंद्रों को ही वो बदल देते थे। तो इसका कारण जो है उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की एक विशेषता है? लोकतंत्र की यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हैं ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। लोकतंत्र की विशेषता बताने थी आपको, हम बता चुके हैं। आगे चलते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 24,
निम्नलिखित में से कौन सा देश लोकतंत्र देश का एक उदाहरण है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको लोकतांत्रिक देश बताना है और हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है। चीन भी लोकतंत्र नहीं है, जिम्बाब्वे में भी नहीं है, उत्तरी कोरिया के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए, भारत हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। ये सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम सेक्शन बी यानी खंड बी की तरफ आते हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है, चित्र दिया गया है। आपको बताना है ये चित्र जो है किसका प्रतीक है। तो ये चित्र किसका प्रतीक है? सनातनता का प्रतीक है ये डायग्राम, ये चित्र। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 26। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे स्टेट को इंगित करता है? तो देखिए, हमने पढ़ा था कि फ्रांस में 3 स्टेट थे, तो आपको बताना है तीसरे स्टेट में कौन सा समूह जो है, विकल्प जो है इंगित करता है। तो देखिए, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, जिसमें देखिए कुलीन वर्ग और पादरी आएंगे, वो आंसर नहीं होगा। जबकि तीसरे स्टेट के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं? तीसरे स्टेट के अंदर हमारे आते हैं नौकर आते हैं, ठीक है, शिक्षक आते हैं और कारीगर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तीसरे स्टेट में हमारे कारीगर थे, वकील थे, व्यापारी थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा हमारा, कुलीन वर्ग आ गया। जिसमें कुलीन वर्ग आएगा वो तो आंसर है ही नहीं। और देखिए, यहाँ पर भी कुलीन वर्ग है, ये भी नहीं है, यहाँ पर भी कुलीन वर्ग है, ये भी नहीं है। तो इसमें कुलीन वर्ग नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल असेंबली के द्वारा किए गए कार्यों को नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यहाँ पर नेशनल असेंबली के कार्य जो हैं हमें चुनने हैं, उनके जो है द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं। पहला, समानता व्यवस्था का अंत, बिल्कुल सही है, नेशनल असेंबली ने समानता व्यवस्था का अंत किया। दूसरा, चर्च द्वारा एकत्र किए जाने वाले करों को समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही है, जो चर्च जो है कर लगाते थे और जो कर एकत्रित करते थे उसको समाप्त कर दिया। तीसरा, चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को चर्च के पास रहने दिया, ये हमारा गलत है। तो हमारा ए और बी केवल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 में हमें जो है मिलान करना है। जैसे कि हमने बताया, चर्च जो है कर लेता था उसको समाप्त किया गया, जो उसको बोलते हैं धार्मिक कर। तो धार्मिक कर क्या है, हम इसमें मिलान करेंगे। और प्रत्यक्ष कर क्या है? एक होता था कर, 2 प्रकार के थे, प्रत्यक्ष कर और धार्मिक कर। जो प्रत्यक्ष कर था उसको हम बोलते थे टाइल, और जो धार्मिक कर था हमारा वो था टाइद। तो टाइद को समाप्त कर दिया था, ठीक है। बस्तील के किले का पतन कब किया गया? तो बस्तील के किले का पतन जो था 1789 में, यानी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही किया गया। इसी के साथ ही फ्रांसीसी क्रांति जो है आरंभ होती है। फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र बना, फ्रांस जो है कब संवैधानिक राजतंत्र बना? 1791 में। चलिए, अब हम अपना जो है अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये मिलान हमने कर लिए हैं, हम आगे पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए प्रश्नों में से 2 प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना है और दूसरा कारण है। कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए, कथन और कारण दिए गए हैं, यानी एक संकल्पना दी है और फिर उसका एक कारण दिया है। आपको बताना है कि संकल्पना और कारण सही है या फिर दोनों गलत हैं, या इसकी सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी संकल्पना पढ़ते हैं। यहाँ पर, जोकोबिन क्लब के सदस्य को सो कुलात के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल, ये जो संकल्पना है बिल्कुल ठीक है कि जोकोबिन क्लब के सदस्य को सो कुलात नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसका क्या यहाँ पर कारण दिया है कि ये कारण था कि जोकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्सों से आते थे। यहाँ पर एक कारण दिया है कि भाई ये सदस्य समाज के कम समृद्ध हिस्सों से आते थे। तो यहाँ पर देखिए, ये भी ठीक है कारण। तो यहाँ पर कथन और कारण यानी संकल्पना और ये संकल्पना और कारण दोनों ठीक है, परंतु जो कारण है वो संकल्पना की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्नों में दो प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बिल्कुल ऊपर जैसे ही क्वेश्चन है यहाँ पर ये है संकल्पना दी हुई है कि काली मृदा का निर्माण अग्नेय शैलों के अपरदन से हुआ है। बिल्कुल ठीक है। और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। ये कारण भी जो है ठीक है। तो क्या ये इसकी सही व्याख्या करता है? तो हम देखते हैं, चलिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर जो होगा कि जो संकल्पना है बिल्कुल सही है, हमने कहा था कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो इसकी सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं मिलती है? आपको पता है नेपाल से नहीं मिलती है। देखिए उत्तराखंड की भी मिलती है, बिहार की भी मिलती है, और हमारे उत्तर प्रदेश की मिलती है। मध्य प्रदेश जो है बीच में पड़ता है, और भारत के किसी भी पड़ोसी देश से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे भारत के मध्य में है। किसी भी पड़ोसी देश की सीमा को टच नहीं करता है। अब देखिए पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग कहलाता है। उससे पहले हमने पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग पढ़ा था। अब यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग पढ़ना है। तो उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं? तो हम इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा कोरोमंडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से गलत बताना है। गलत कौन सा होगा? पहला है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। बिल्कुल है, 2 घंटे का अंतर है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में। लेकिन वैसे तो पूरे देश में एक ही मानक समय है, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो इनमें लगभग 2 घंटे का समय का अंतर पड़ जाता है। और फिर बी पढ़ते हैं हम। 23 डिग्री 30 उत्तर अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। बिल्कुल सही है। ये जो है कर्क रेखा है, और कर्क रेखा भारत को जो है 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। यहाँ पर पढ़ते हैं 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर भारत के गुजरात से होकर गुजरती है। यहाँ पर पढ़ते हैं क्या ये भारत से गुजरात से होकर गुजरती है? नहीं, ये उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का 7वां बड़ा देश है। बिल्कुल भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये जो है गलत है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। यहाँ भी हमें गलत कथन बताना है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बिल्कुल ठीक है। मालदीव भारत के पूर्व में समुद्र पार स्थित एक पड़ोसी राष्ट्र है, जो भारत के पूर्व में स्थित है। बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। मालदीव भारत के पूर्व में समुद्र पार नहीं है। और अगला जो है ये भी ठीक है, सी, कि भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिण विस्तार का है। बिल्कुल ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्वी सीमा तक नवीनतम वलित पर्वत फैला हुआ है। ये भी ठीक है। तो इसका आंसर जो है इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। हमें गलत ही बताना था, और गलत हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं। 35 हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 को हम देखते हैं। दिए गए कथनों के कारणों को नीचे दिए गए सही विकल्पों में से चुनिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है कि भारत के उत्तरी मैदान का सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र होने का कारण है। भाई भारत के उत्तरी मैदान में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, इसका क्या कारण है? पर्याप्त पानी की उपलब्धता, बिल्कुल ठीक है। अनुकूल जलवायु, ये भी ठीक है। मिट्टी का उपजाऊ होना, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ये 1, 2 और तीनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, नीचे दी गई विशेषताओं के आधार पर पहचानिए कि यह भारत का कौन सा भौतिक स्वरूप है जहाँ की जलवायु शुष्क है। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ की जलवायु शुष्क है? और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी लंबी नदी लूनी नदी है, वहाँ पर लूनी नदी पाई जाती है। यहाँ अर्धचंद्राकार बालू के टीले नजर आते हैं, जिन्हें हम बरकान कहा जाता है। बरकान किसे कहते हैं? अर्धचंद्राकार बालू के टीले कहाँ पर नजर आते हैं? तो ये बात हो रही है हमारे भारतीय मरुस्थल की।
ठीक है, आपको यही बताना था किसकी बात हो रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक संकल्पना दी है और यहाँ पर उसका कारण दिया है। आपको बताना है क्या ये दोनों सही हैं और क्या ये इसकी सही व्याख्या करता है। पहला है, खेती की आधुनिक कृषि विधियों से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। बिल्कुल, आधुनिक प्रणाली से मिट्टी की उर्वरता तो कम हुई है। आधुनिक कृषि विधियों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है, जो आधुनिक कृषि विधि है इसमें आधुनिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है और जिसके कारण यहाँ पर उर्वरता कम हुई है। तो हम कह सकते हैं कि संकल्पना भी ठीक है, कारण भी ठीक है और ये व्याख्या भी इसकी सही करता है। हमारा आंसर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 38। ये भी कथन और कारण है। नीचे दी गई कल्पना को पढ़ते हैं। जो संकल्पना है हमारी, संख्या के रूप से भारत में बेरोजगारी दर निम्न है। बिल्कुल सही है, भारत में बेरोजगारी दर जो है वो निम्न है। अगला क्वेश्चन कारण है हमारा, बड़ी संख्या में लोग निम्न उत्पादकता कार्यों या निम्न आय में काम करते हैं। ये भी जो है बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, तो ये भी ठीक है। तो अब इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, यानी संकल्पना ए एवं कारण दोनों ही सही हैं और एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अभय एक कृषि मजदूर है जिसके पास साल के केवल कुछ महीनों में ही काम मिलता है। साल में केवल कुछ ही महीने में काम मिलता है और कुछ महीने में वो खाली रहता है। वह निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी से ग्रस्त है। जब साल में कुछ महीने काम मिले और कुछ महीने वो खाली रहे तो उसको हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है, यानी जो बेरोजगारी पर प्रभाव नहीं डालता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा बेरोजगारी पर प्रभाव नहीं डालता। तो जीवन स्तर में वृद्धि, यानी उसको रोजगार मिलता है तभी तो उसके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। तो ये जो जीवन स्तर में वृद्धि है बेरोजगारी पर प्रभाव नहीं डालती है। क्वेश्चन नंबर 41 हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके लिए सही परिभाषित शब्द का चयन कीजिए। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राज खानदान से। जब शासन का प्रमुख लोगों के द्वारा चुना हुआ होता है तो ऐसी व्यवस्था को हम गणराज्य कहते हैं, जहां पर शासन का प्रमुख लोगों के द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। नीचे दिए गए जवाहरलाल नेहरू के भाषण के अंश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें यहाँ पर एक अंश पढ़ना है और फिर उत्तर देना है। भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञानता और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारत की सेवा करने का क्या अर्थ है। यहाँ पर बताना है कि भारत की सेवा करने का क्या अर्थ है। अवसर की समानता का अंत, ठीक है। अज्ञानता का अंत करना, ठीक है। जनता की सेवा करना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। हमें संविधान की आवश्यकता होती है क्योंकि। तो यहाँ पर बताना है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पर है पहला, संविधान शासन के प्रमुख के नाम को स्पष्ट करता है। बिल्कुल नहीं, संविधान शासन के स्पष्ट का नाम नहीं बताता। अगला है दूसरा, संविधान सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है। हाँ, तय करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को तय करता है। ये नागरिकों के अधिकारों को भी तय करता है। दूसरा और तीसरा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे किस कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी में दूसरा और तीसरा सही है। अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में असत्य है। तो देखिए, इसमें 299 सदस्य थे। बिल्कुल सही है। असत्य बताना है हमें, तो इसमें 299 सदस्य थे। सामाजिक रूप से सभा में सभी समूह, वर्ग, जाति, ये धर्म, सभी के लोग इसमें शामिल थे। बिल्कुल ठीक है। संविधान सभा का काम काफ़ी विस्तृत, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। बिल्कुल सही है।
और इस सभा में भारतीयों का प्रतिनिधि नहीं था, नहीं ये गलत है। ये तो पूरी सभा ही भारतीयों की थी, संविधान सभा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में सही है? वहाँ पर आपको बताना था सही नहीं है, और यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। पहला, भारतीय संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, बिल्कुल नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। बी है, भारतीय संविधान भारत की संप्रभुता को सुनिश्चित करता है, बिल्कुल सही है। सी है हमारा, भारतीय संविधान अपने नागरिकों के मध्य न्याय को सुनिश्चित करता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कथन और कारण, यानी संकल्पना और कारण दिए हुए हैं, पढ़ते हैं। क्या है संकल्पना? ऊपर है यहाँ पर, जिन देशों के पास संविधान है वे लोकतांत्रिक हो, यह जरूरी नहीं है, बिल्कुल ठीक है भाई। जिनके पास संविधान है जरूरी नहीं है वो लोकतांत्रिक भी हो। संविधान सिर्फ शासन की पद्धति के विषय में जानकारी देता है। हाँ, संविधान जो है शासन की पद्धति कैसी है इसके बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ पर जो है इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों ठीक हैं, एवं कारण जो है संकल्पना की सही व्याख्या करता है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, चलिए अब हमारा ये सेक्शन डी आ गया है। सेक्शन डी यानी सेक्शन सी है बेटा, सॉरी, सेक्शन सी यानी ग है, और इसमें ये पैराग्राफ दिया हुआ है। आपको ये पैराग्राफ जो है अच्छे से पढ़ना है, और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में इसमें कुछ क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं, उस क्वेश्चनों को हमें करना है। चलिए पैराग्राफ आप पढ़ लेना। हम जो है क्योंकि पैराग्राफ पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जो है ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर पैराग्राफ में से क्वेश्चन बना है कि सेंसरशिप की समाप्ति कानून फ्रांस में कब लागू हुआ? तो ये जो है कब लागू हुआ है? सेंसरशिप की समाप्ति वाला कानून जो है कब लागू हुआ है? हमारा सेंसरशिप की समाप्ति कानून फ्रांस में कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1789 में। 1789 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस की प्राचीन राजतंत्र के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही नहीं है कि राजा जो था सेंसरशिप के अधिकारियों की नियुक्ति, राजा ने सेंसरशिप अधिकारियों की नियुक्ति की थी, ये बिल्कुल गलत है हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है उसका क्या अर्थ होता है? तो हमारा जो है यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। भाई, किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकना, बिल्कुल सही है। राजा के अनुसार घटना का वर्णन करना, नहीं, ये प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। पांडित्यपूर्ण लेखन को समझना, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या है यहाँ पर जो है ये, और हर एक पक्ष को अपने दृष्टिकोण रखने की आज़ादी आज़ादी, बिल्कुल सही, ये भी ठीक है। यानी पहला और फोर्थ बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर किस में है? पहला और फोर्थ डी में है, तो हमारा डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 50 क्वेश्चन, नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में लोगों की उपस्थिति क्यों बढ़ती जा रही थी? लोग क्यों बढ़ती जा रही थी? लोगों की उपस्थिति नाटकों में, जुलूसों में लोगों की उपस्थिति क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि दार्शनिकों के दृष्टिकोण को समझने का तरीका था। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया? कि भाई ये नैसर्गिक अधिकार है, किसके द्वारा? यहाँ पर पुरुष और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा 51 का। अब यहाँ पर बात करते हैं 52 की, स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों एवं दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का एक प्रमुख तरीका था। तो कौन सा प्रमुख तरीका था यहाँ पर? नाटक, संगीत, उत्सवी जुलूस, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि स्वतंत्रता न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने का तरीका क्या था? दार्शनिकों को समझने का तरीका, नाटक में लोग जुड़ने लगे थे, संगीतों में, उत्सवों में, उत्सवी जुलूस में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, ये आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। और इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि जो गेहूं है किस प्रकार की फसल है। गेहूं रबी की फसल है। अधिकतर रबी की फसल वो फसल होती है जिसके बीच में लाइन होती है। गेहूं के बीच में भी लाइन है, चने के बीच में भी लाइन है, मटर के बीच में भी लाइन है। तो ये सब क्या है, रबी की फसल है। तो हम आसानी से पहचान कर सकते हैं रबी और खरीफ की फसलों में। अगला क्वेश्चन है आलू की खेती किन महीनों में की जाती है। तो आपके पैराग्राफ में ये साफ साफ दिया हुआ है कि आलू की जो खेती है अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। खरीफ की फसल बरसात के महीने में उगाई जाती है। खरीफ की फसल जो है बरसात के महीने में उगाई जाती है। तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल ठीक है। हाँ, एक खरीफ की फसल है, ये गलत हो जाएगा। आलू खरीफ की फसल नहीं है। बाजरे का प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। गेहूं बरसात के मौसम में उगाया जाता है, ये गलत है। तो यानी हमारा पहला और तीसरा जो है सही हो जाएगा। पहला और तीसरा में किस में है, सी ऑप्शन में पहला और तीसरा है। अगला क्वेश्चन है पैराग्राफ से ही, पालमपुर में किसान एक वर्ष में कितनी फसल पैदा करने लगे थे। तो एक वर्ष में वो 3 फसल पैदा करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में अधिक फसल पैदा करने में निम्नलिखित में से किस साधन ने सहायता दी। तो किसने सहायता दी, बिजली से, क्योंकि बिजली से नलकूप चलने लगे, जिनको हम ट्वेल्व बोलते हैं, वो चलने लगे। पालमपुर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसान पहले कुओं से रहर द्वारा सिंचाई किया करते थे, ठीक है, यहाँ पर इससे ही किया करते थे, ठीक है। अगला है, कुछ प्रारंभिक नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, ये भी ठीक है। बाद में लोगों ने निजी नलकूप लगाने का प्रारंभ कर दिया, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर पहला, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, जो कि सेक्शन डी में दिया हुआ है। भारत के मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र पर संकेत ए दिया हुआ है। ए किसको अंकित करता है, ए उस राज्य की राजधानी को अंकित करता है जिस राज्य में ये अंकित है। और राजधानी का नाम विकल्प में से पहचान कर लिखना है। यानी अब यहाँ पर एक मैप के अंदर ए दिया हुआ है, ए किसको अंकित करता है, देखिए ए उस राज्य की राजधानी को अंकित करता है। ये किस राज्य की राजधानी को अंकित करता है, तो यहाँ पर ये जो है आपको बताना है। तो ये किसको अंकित करता है, किस राज्य की राजधानी है ये, देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी, ये कलकत्ता को इंगित कर रहा है ए। अब यहाँ पर देखिए बी, आपको बताना है बी किसको अंकित करता है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं, बी किसको अंकित करता है। यहाँ पर 60 लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये हमारा, भारत के उस राजनीतिक मानचित्र पर संकेत बी एक पर्वत चोटी है। बी जो है एक पर्वत चोटी को अंकित करता है। इसका नाम बताना है कि भाई किस पर्वत चोटी को अंकित करता है। तो ये हमारी पर्वत चोटी है अनाईमुड़ी। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ में ये सोशल साइंस का जो पेपर था इसकी ऑफिशियल आंसर की आपके साथ डिस्कस की है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।